So, hello everyone, how are you all? I hope you people are doing well. So guys, welcome back to my vlogs and this is Ritu Kakkar, nursing officer at KGMC. तो गाइज अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था रिगार्डिंग केजीएमयू का जो नोटिस आया है वैकेंसीज का, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी फॉर नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स. सो नाउ आई सो मच क्वेरीज ऑफ योर्स जिसको मुझे सॉल्व करना ही पड़ेगा बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका क्वेरी जो है वो सॉल्व होना चाहिए. तो इसलिए आई हैव माई फोन विद मी एंड मैं आपका कमेंट्स पढ़ रही हूँ सो दैट मैं आपकी जो भी क्वेरी है उसको थ्रू दिस वीडियो सॉल्व कर सकूं. बिकॉज कमेंट्स में समटाइम्स आपके पास नोटिफिकेशन आया नहीं आया अगर मैं आपको कमेंट्स के थ्रू ही रिप्लाई कर रही हूँ, और बहुत थ्रू दिस वीडियो मैक्सिमम लोगों तक आपकी क्वेरीज पहुंचेगी. क्या पता वो क्वेरीज उनकी भी हो. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि कॉमन क्वेरी है, ठीक है, कि काफी लोगों को सेम क्वेरी हो रही है. तो आई थॉट कि इसके लिए एक वीडियो ही होना चाहिए ताकि आपको हर चीज एकदम क्लियर कट हो जाए. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. मैक्सिमम लोगों का क्वेरी हो रहा है सिलेबस, कि मैम सिलेबस क्या रहेगा. गाइस देखो, सिलेबस में मैंने आपको पहले एग्जाम पैटर्न बता दिया था. पहले आपको एग्जाम पैटर्न बताना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न क्या है. तो एग्जाम पैटर्न आई हैव टोल्ड यू कि 100 क्वेश्चंस आएंगे, 60 फॉर नर्सिंग एंड 40 फॉर नॉन नर्सिंग. तो 60 में आपका जो नर्सिंग वाला रहता है उसमें आपका आता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग, ओबीजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मैनेजमेंट, एजुकेशन, सबसे मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नर्सिंग फाउंडेशन, ठीक है, एंड और जो माइक्रोबायोलॉजी, ये सब, साइकाइट्री, दैट इज ऑल्सो मेन सब्जेक्ट. तो ये सारे आपके जो नर्सिंग के सब्जेक्ट रहे हैं जो आपने अपने ग्रेजुएशन टाइम पे पढ़े हैं, तो आपका सिलेबस वही है, आपके सब्जेक्ट वही है, जितना भी आपने पढ़ा है सब कुछ सेम ही आएगा, सब कुछ सेम ही वही सिलेबस है, कुछ चेंजेस नहीं है. और जो नर्सिंग का सिलेबस है वो हर एक एग्जाम में सेम रहता है. तो नर्सिंग के सिलेबस में कुछ चेंजेस नहीं होते, तो आपको वही पढ़ना है, ठीक है, जो आपने अपने ग्रेजुएशन टाइम पे पढ़ा है. बात रही नॉन नर्सिंग की, जो 40 मार्क्स की आएगी उसमें आपका 10 मार्क्स का इंग्लिश आएगा. तो इंग्लिश में आपका आता है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और आइडियम्स. तो ये सारी चीजें होती है जो आपको पढ़ना है. एंड प्रिपोजिशन हो गया, एंड करेक्ट द इनकरेक्ट वर्ड, जो एक आपको सेंटेंस दे रखा होता है तो उसमें आपको ये चीजें फाइंड आउट करनी होती है. तो 10 मार्क्स का ही रहता है. इवन दो आपको एक स्पेलिंग्स, जो कुछ सेंटेंस दे रखा होता है उसमें कुछ पर्टिकुलर वर्ड का स्पेलिंग गलत रहता है तो आपको उसको करेक्ट करना होता है, बताना है कि इसका स्पेलिंग क्या है, या वर्ड्स के मीनिंग बताने हैं. ठीक है, ये सारी चीजें रहती है आपकी इंग्लिश. और सेम एज इट इज हिंदी का भी यही रहता है आपका. ठीक है, तो आपका हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस ये चीज रहती है. फिर रही आपका जीके. तो जीके में आपको देखो, जीके इतना वास्ट है तो कुछ भी आ सकता है जीके में. लाइक स्टैटिक जीके आ सकती है, करंट अफेयर आ सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जीके की, कुछ भी आ सकता है. तो जीके इज वेरी वास्ट, बट आएंगे 10 क्वेश्चंस. बट इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब हमारे टाइम पे एग्जाम हुआ था, और मैंने काफी लोगों से सुना है कि अगर केजीएमयू एग्जाम कंडक्ट कराता है या मेनली किसी स्टेट का एग्जाम रहता है, तो वो पर्टिकुलरली अपनी स्टेट में जो भी करंट अफेयर हो रहे हैं या कोई भी हिस्टोरिकल चीजें हैं वो उसके बारे में जरूर पूछता है. तो मतलब अगर यूपी में एग्जाम हो रहा है तो आई विल सजेस्ट कि आप यूपी का पर्टिकुलरली जरूर पढ़ के जाए कि यूपी का स्टैटिक करंट अफेयर क्या चल रहा है, या कुछ हिस्टोरिकल मोमेंट्स या स्टैटिक जीके जो भी यूपी की रही है, तो आप प्लीज उसको जरूर पढ़ें. वरना वो सेंट्रल की चीजें मोस्टली पूछेगा. तो सेंट्रल एंड यूपी, ठीक है, 10 क्वेश्चंस हैं तो वो इस टाइप से पूछता है. तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए. रीजनिंग और मैथ्स की, तो रीजनिंग और मैथ्स का जो भी सिलेबस है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी स्क्रीन के साइड में, कि क्या क्या मेन चीजें आती है. जैसे लॉस प्रॉफिट हो गया, है ना, वर्क एंड टाइम हो गया, नंबर सिस्टम हो गए, जो मेजर डेसिमल वाले क्वेश्चंस होते हैं. एंड लॉस एंड प्रॉफिट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, है ना, वो तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं. तो जो भी आपका मैथ्स और रीजनिंग का रहेगा वो मैं आपको बता दूंगी. ठीक है, तो ये हो गया आपका सिलेबस का. बाद नर्सिंग एंड नॉन नर्सिंग के सिलेबस का कैसे करना है. एंड मैं उसके लिए आपको एक बुक भी सजेस्ट करना चाहूंगी नॉन नर्सिंग, दैट इज पीआर यादव. पीआर यादव का जो बुक होता है, जो आपको साइड में दिख रहा होगा, इसका कवर पेज, तो इस बुक से पढ़ेंगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि उसमें पीआर यादव कंटेन ऑल द कंटेंट जो कि नॉन नर्सिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और उनमें से ही पूछा जाता है. कभी कभी तो क्वेश्चंस ही रिपीट हो जाते हैं समटाइम्स, मतलब ऐसा हो जाता है. तो आप एक मेरे एग्जाम में भी क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया था. इवन मुझे तो कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं पड़ा था क्योंकि मैंने उस बुक से नॉन नर्सिंग किया था, तो वो मुझे बहुत हेल्पफुल किया. तो आप पीआर यादव को नॉन नर्सिंग पार्ट वहां से
क्लियर कर सकते हैं अपना। एंड रही बात नर्सिंग पार्ट की, कि आप पूछते हैं कि मुझे नर्सिंग पार्ट के लिए कहाँ से पढ़ना है, आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू टारगेट हाई। दैट इज वेरी गुड बुक, आई जस्ट लव दैट बुक। उस बुक बहुत एक ब्रीफ प्लस गुड क्वालिटी क्वेश्चंस जो कि आपके लिए केजीएमयू में पक्का हेल्प करेंगे, पक्का हेल्प करेंगे। तो आपको टारगेट हाई पढ़नी चाहिए। सेकेंडली आपको पीआर यादव करिए। आई एम जस्ट टेलिंग स्पेसिफिकली अबाउट केजीएमयू का एग्जाम, है ना। तो आप एक टारगेट हाई ले लीजिए, एक पीआर यादव ले लीजिए। अगर आप एंक्लेक्स पढ़ना चाहते हैं सो यू कैन गो फॉर एंक्लेक्स, बट आई वुड सजेस्ट कि आप ये दोनों बुक्स पढ़ेंगे तो दैट इज वेरी सफिशिएंट फॉर यू। आप पीआर यादव पढ़ लीजिए, टारगेट हाई पढ़ लीजिए। कुछ लोगों ने एंक्लेक्स अभी तक, मतलब कुछ लोगों को इतना नहीं पता होता कि एंक्लेक्स पढ़ना है। एंक्लेक्स मुझे लगता है कि आप नॉर्थ सेट के लिए पढ़े तो वो बहुत अच्छा होगा, बट इस एग्जाम के लिए आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं तो काफी हेल्प रहेगा। और काफी नहीं, बहुत आपको लगेगा कि हाँ ये वैसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं जैसे हम प्रैक्टिस करके आए हैं। सो गाइज, ये रहा आपका सिलेबस। आप लोग पूछ भी रहे हैं कि मैम आपका स्टडी प्लान कैसा था, आपने किस तरह से पढ़ा था, तो आप हमसे शेयर करिए। सी सबका अपना अपना स्टडी प्लान होता है। मुझे नहीं पता जो मैंने जैसे पढ़ा था आपके लिए वो वर्क करेगा या नहीं करेगा, तो अपने अपने अकॉर्डिंग होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो ठीक लगता है आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ो, है ना। आपको जिस आवर्स में आपको लगता है कि मेरी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है कि मॉर्निंग में, इवनिंग में या नाइट में, तो आप उस हिसाब से पढ़ेंगे। सबका पर्सन टू पर्सन डिफर करता है किस तरह से लोग पढ़ते हैं। बट मैं किस तरह से पढ़ती थी, मतलब मुझे नाइट में ज्यादा पढ़ना पसंद है। इवन मैं अर्ली मॉर्निंग में भी पढ़ सकती हूँ, तो मेरे लिए ये चीजें हैं, ठीक है। और मैं जैसे अगर मैं नर्सिंग के सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ती थी, मुझे ओबीजी सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे लगते हैं। तो या तो मैं ओबीजी उठाती हूँ सबसे पहले, या फिर एमएसएन उठाती हूँ। एमएसएन में भी कौन सा चैप्टर आपको पहले पढ़ना चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं थोड़ा इजी चैप्टर लेती हूँ क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में अपना एक फ्लो मेंटेन करना होता है पढ़ने का। तो मैं स्टार्टिंग में डिफिकल्ट चैप्टर नहीं लेती, मैं स्टार्टिंग में थोड़ा इजी चैप्टर लेती हूँ। अगर डिफिकल्ट मुझे लगेगा तो मैं बोर हो जाऊंगी, है ना। अगर इजी होगा तो मैं फटफट से कंप्लीट करूंगी, मेरा एक फ्लो बैठता रहेगा। तो मैं क्या करती हूँ, एमएसएन उठाती हूँ और मेरा फेवरेट रहता है एंडोक्राइन, जो कि सबको आता होगा और सबसे इजी रहता है। तो मैं एंडोक्राइन उठाती हूँ और वो मेरा कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता है, क्योंकि हमने इतना टाइम से पढ़ा, फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हैं ना। उससे पहले भी हमने 11-12 में पढ़ा था, तो वो चीज मेरे लिए इजी रहता है। बट मैं एक चीज और करती हूँ, अगर मैं एमएसएन में अडल्ट वाला पढ़ रही हूँ एंडोक्राइन, तो मैं साथ में साथ पीडिया का भी लेती हूँ और उसका एंडोक्राइन तभी के तभी खत्म करती हूँ। तो एक एंडोक्राइन वाला जो पोर्शन पीडिया प्लस अडल्ट वाला दोनों क्लियर होते रहते हैं। फिर नेक्स्ट मैं दूसरा सिस्टम उठाती हूँ। सपोज मैंने दूसरा सिस्टम नर्वस सिस्टम उठा लिया, तो मुझे नर्वस सिस्टम भी अच्छा लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले अडल्ट वाला नर्वस सिस्टम पढ़ लिया, फिर पीडिया वाला फिर पीडियाट्रिक्स का नर्वस सिस्टम पढ़ लिया, देन उनके क्वेश्चंस हाथ के हाथ करें। तो उससे क्या होता है, आपके 2 सब्जेक्ट खत्म हो रहे हैं और आपका एक ही सिस्टम चल रहा है। तो मतलब इट डिपेंड्स कि आपका एफिशिएंसी कितना, कि आप कितने दिन में खत्म कर सकते हैं। 4 दिन में खत्म करो, एक हफ्ता ले लो। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और मैं आपको ये बता दूं कि थियोरटिकल तो सब लोग पढ़ लेते हैं, बट जो लोग मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं वो उनका ही सिलेक्शन अच्छी रैंक में होता है। बिकॉज एट द एंड आपके एग्जाम में सिर्फ एमसीक्यूज ही आएंगे। तो प्लीज आप एमसीक्यूज का प्रैक्टिस जरूर करें। कोई भी टेस्ट सीरीज ले लीजिए, बहुत सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है मार्केट में, सो यू कैन बाय एनी वन। और आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अगर आप अभी टेस्ट सीरीज नहीं ले रहे तो आपको जो टारगेट हाई में क्वेश्चन दे रखे हैं, पीआर यादव में क्वेश्चन दे रखे हैं, तो प्लीज आप उनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट करना सीखेंगे नहीं, आपको क्वेश्चन फटाक से जो पढ़ने का प्रैक्टिस होगा वो नहीं आएगा, वरना आप टाइम ज्यादा लगा दें कि क्वेश्चन किस तरह से पढ़ना है। तो इस तरह से मैं बोल रही हूँ कि आपको इस तरह से ही पढ़ाई करनी चाहिए, अपना स्टडी इस तरह से ही बनाओ। और आपका खुद का अलग कुछ है तो यू कैन ऑल्सो इन्वॉल्व दैट इन योर प्रिपरेशन वाला फेज, ठीक है। सो अल्टीमेटली इट शुड बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली, है ना। तो आप इस तरह से पढ़ो कि आपको ही बेनिफिट हो। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेरी होगी तो प्लीज आप मेरे से जरूर पूछना। एंड आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल। एंड प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को शेयर करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड नाउ बाय बाय गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर प्रिपरेशन। अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड सिलेक्शन लीजिए। बाय।
You know